मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 22 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस से संबंधित सारे फैक्ट को देखेंगे, जिसमें हम आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के संबंधित सभी न्यूज़ को प्रीलिम्स के स्तर के मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आप इस सीरीज़ में आप भाग ले सकते हैं 599 पेड करके 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें आप डेली 1 क्वेश्चन आपको मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आप भाग ले सकते हैं, जो मेंस ओरिएंट होता है, जो इस पेपर एनालिसिस के से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो वीक में प्रश्न टॉपिक कराए जाते हैं, उससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लगातार इससे बने रहिए, जुड़े रहिए। और इसमें आपको जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ को कवर किया जाता है। यह हमारा 234वां एपिसोड है, क्लास है, जो आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस से कवर कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको युक्ति या स्किल प्लेटफॉर्म पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप हिंदी न्यूज़पेपर 2023-2024 को देखिएगा और सभी न्यूज़ को आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक लगता है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे आज का टॉपिक कौन कौन सा है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कल का एक महत्वपूर्ण घटना था, आबकारी नीति घोटाले के तहत मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे आबकारी नीति क्या है, मामला क्या है, इससे संबंधित तथ्य क्या आए हैं। इसमें बार बार समन की चर्चा हुई है, तो समन क्या है इसे भी देखेंगे। वारंट क्या होता है इससे भी देखेंगे, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ मामला है। वारंट और समन में क्या अंतर होता है, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। इसके सभी संवैधानिक पहलुओं को भी देखेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो जिनको गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री से संबंधित काम करेंगे। इन्होंने अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया है, तो इसके सभी तथ्य को देखेंगे और संबंधित पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। आगे बात करें, चुनावी बॉन्ड के सभी जो आंकड़े थे, ब्यौरा था, वो सार्वजनिक कर दिया गया है। तो यह अंतिम रूप से आज इसे हम लोग देखेंगे कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित कौन कौन से आंकड़े आए हैं। हालांकि उससे पहले मैंने 2-3 जो एनालिसिस कराए गए थे, वीडियो कराए गए थे, जिसमें आप लोगों को चुनावी बॉन्ड क्या है, चुनावी बॉन्ड से संबंधित संवैधानिक स्थिति क्या है, इस पर मैंने संपादकीय भी कवर किया है। तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो इस वीक का प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगा और आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए, हेती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू की गई है। तो ऑपरेशन इंद्रावती क्यों शुरू की गई, इससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे और अब तक भारतीय दूतावास के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेशन कराए गए हैं अपने लोगों को अपने देश में लाने के लिए। तो उन सभी तथ्यों को देखेंगे, जो पीटी फैक्ट आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। जब भी इस प्रकार के भारतीय दूतावास के द्वारा कोई अभियान चलाया जाता है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भारतीय दूतावास के द्वारा संचालित जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके एस्पेक्ट क्या हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर लास्ट में अमेरिका ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। तो इस बार पुनः, इससे पहले भी कुछ महीने पहले अमेरिका ने भारत के संदर्भ में बातें की थी, अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग बोला था। भारत और चीन के बीच जो विवाद हैं, उसमें अमेरिकी एंट्री क्यों हो रही है बार बार, इसका क्या उद्देश्य है, इसके संदर्भ को देखने का प्रयास करेंगे। आज के संपादकीय हम देखेंगे, निरंतर विकराल होता भूजल, यहाँ भजल हो गया, भूजल का संकट, इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। भूजल का संकट अर्थात जल संकट की बात होती है, जल प्रबंधन की बात होती है, और जल स्रोतों के पुनर्चक्रण की बात होती है। जब भी हम बढ़ती जनसंख्या की बात करते हैं, साथ ही साथ हम बढ़ते संसाधनों की बात करते हैं, तो इस संदर्भ को पूछा जाता है, आपसे जाना जाता है। तो इन सारे तथ्यों को आज हम देखेंगे आज के एनालिसिस में। इसके साथ ही अगर आप सभी को ई बुक प्राप्त करना है हिस्ट्री का, जिसमें आपको एशियन मेडावल मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है, तो मात्र 99 पर पेड करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह सभी पैटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं सभी सेगमेंट के। तो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट करिए और हमसे इन सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। बीपीएससी टेस्ट चल रहा है, होलिस्टिक टेस्ट चल रहा है, साथ ही साथ
एनसीईआरटी टेस्ट चल रहा है, तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइए। जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी के लिए आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अलग से एनसीईआरटी टेस्ट चलती है, बीपीएससी का भी एनसीईआरटी टेस्ट चल रहा है, ये भी आप शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बीपीएससी मेंटरशिप प्राप्त करना चाहते हैं हमसे तो, और यूपीएससी मेंटरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही कम मूल्य में आपको इससे संबंधित जानकारी आप हमसे ले सकते हैं और आप अपने जो भी समस्या है उसका समाधान ले सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। कुछ लिंक दिए रहते हैं जिसका आप प्रयोग जरूर कीजिएगा ताकि संबंधित पैक तक पहुंचने में आसानी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर युक्ति आइस को कीजिए। वेबसाइट विजिट कीजिए www.yuktiais.in को, और उस पर जो भी युक्ति आइस के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है उसका लाभ लीजिए। इस बार कोड को स्कैन जरूर कर लीजिएगा जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम पर अगर युक्ति आइस टाइप कीजिएगा तो हमें वहाँ जरूर पाइएगा। तो लाइक से सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी आप लोग जरूर पुश कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो युक्ति आइस को जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए अब मेन न्यूज़ पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले तथ्यों को पहले देख लेते हैं, पेपर में क्या आया है, न्यूज़ में क्या है, उसके एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, आबकारी नीति जब घटना हुई थी उससे संबंधित टर्मोलॉजी बार बार चर्चा में रहा है। वो जुलाई 2022 में चर्चा में रहा है, 21 में चर्चा में रहा है, फिर उसके बाद आपको 23 में चर्चा में रहा है, 24 में चर्चा में रहा है। तो जब से मैं न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ इस नीति के बारे में चर्चा मैं बार बार किया हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सार तौर पर हम बात कर लेंगे सभी चीज़ों को कि आप इसको समझे किस रूप से, कि जब कोई शासन में बैठे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आपको प्रश्न कहाँ से पूछ सकते हैं? तो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में, जहाँ पर सरकार की नीतियाँ, भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित समितियों की बात होती है, आयोग की बात होती है। क्लियर है? अगर हम बीपीएससी की बात करें तो आपको जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी के सेशन में पूछ सकता है। ऐसे यूपीपीसीएस आपको जीएस पेपर 2 में पूछ सकता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, हुआ क्या था कि 17 नवंबर 2021 को एक नई आबकारी नीति अर्थात शराब नीति लाई गई थी। शराब नीति दिल्ली में लाई गई थी, नई दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई, जिसके बाद जुलाई 2022 में मुख्य सचिव जो दिल्ली के थे उन्होंने आबकारी नीति, शराब नीति जो बनाई गई थी उसमें कुछ अनियमितता की बात की और उनके द्वारा एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी को भेजा गया और बोला गया कि बड़ी गड़बड़ी हुई है इस नीति को बनाने में। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया और अभी आपको पता होगा मनीष सिसोदिया जी अभी जेल में हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, इसी आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति जो 21-22 में लाई गई थी, वित्तीय वर्ष में 17 नवंबर 2021 को लागू हुई, जो उसके क्रियान्वयन के लिए 22 जुलाई 2022 को सीबीआई को सौंप दिया गया जांच के लिए। अब ये सीबीआई ने इसे क्या किया, सीबीआई ने प्राथमिकता के आधार पर ईडी को क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज किया। अब मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को लगातार न्यूज एनालिसिस में बताया था, जब भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी तो कौन जांच करता है? ईडी, प्रवर्तन निदेशालय जांच करता है। तो आप लोग को जानकारी जैसे ही ये सब चीज़ों की होती है, बार बार आप सीबीआई और ईडी की जानकारी रखिए। और इस पर मैंने बार बार आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया, सीबीआई क्या है, ईडी क्या है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सीबीआई का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है और ईडी का गठन कब हुआ है, किन समितियों के सिफारिश पर हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया कीजिए। केवल एक व्यक्ति ही केवल उत्तर नहीं देगा, जो जितने बच्चे देखते हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चों का दायित्व बनता है उत्तर देने का। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बात करेंगे। इसमें बात की गई है लाइसेंस शुल्क माफ़ करने की बात हुई या कम किया गया, जिससे दिल्ली के राजस्व को जो सरकारी खजाना होता है उसमें लगभग 144 करोड़ का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो 30 जुलाई 2022 को क्या हुआ, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को वापस ले लिया। अब पुरानी व्यवस्था जो पहले हुआ करती थी उसी पर पुनः बहाल कर दिया गया। तो प्रश्न यह उठता है, दो संदर्भ देखिएगा, अगर आबकारी नीति गलत थी तो जो कार्रवाई की जा रही वो सही है, कार्रवाई सही है, जो भी प्रश्न किया जा रहा है अदालत में उसके सवाल
प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब दिया जाएगा, पर कार्रवाई तो सही होगी। अगर ये बिल वापस लिया गया, पुराना जो बिल, उसमें कोई तो डॉट होगा तभी तो वापस लिया गया। दूसरा, अगर यह सही था, जो बिल लाया गया सही था, यह जो नीति लाई गई थी, नई आबकारी नीति जो 21-22 में आई वित्तीय वर्ष में 17 नवंबर 2021 को जो लागू होती है, अगर वो सही था तो उसको वापस नहीं लिया जाता। तो दोनों स्थिति में केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, वो हमेशा प्रश्न चिन्ह में रहेगी। तो जब तक न्यायालय का फैसला अंतिम रूप से नहीं आ जाता है तो इसके तथ्य को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त क्या कि सीबीआई ने अपने एफआईआर में बहुत से लोगों का नाम रखा, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, इस प्रकार के लोगों का नाम है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इतने लोगों का नाम इस लिस्ट में नाम लिया गया है, जो सीबीआई ने अपने चार्जशीट बनाई है उसमें। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दिया गया है न्यायालय में, और न्यायालय में सभी बातें सीबीआई ने पुख्ता सबूत के साथ रखा है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब न्यायालय अंतिम रूप से फैसला नहीं दे देता है, हम कोई राय क्रिएट नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, किसी पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम तथ्य की बात करेंगे। ठीक है ना? तो अभी तथ्य, यह सारे तथ्य जो आप लोग को दिए गए उसकी आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जब इसका अंतिम निर्णय है उसमें हम उस दिन बेहतर एनालिसिस कर सकें, आपको याद हो। अब है कि समन कब कब जारी किया गया। अब देखिए, जो व्यवस्था बनाई गई है, कानूनी व्यवस्था, हम भ्रष्टाचार उन्मूलन की जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन की जांच करने के लिए, किसी षड्यंत्र की जांच करने के लिए, या किसी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में जांच करने में विभिन्न संस्थाएं बनाएं। अगर वो संस्थाएं बार बार आपको समन जारी कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको कम से कम कानून के राज्य को थोड़ा सा कायम करना चाहिए था, क्योंकि आप मुख्यमंत्री, समन जारी कर दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर आरोप तय हो गए। बस आपको बुलाया जा रहा है कि आप आकर कुछ डाउट है उसको क्लियर कीजिए बैठकर। ठीक है ना? और उसके लिए आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो यह समस्या होती है कि तो व्यवस्था जो आम जनता है किस प्रकार समझेगी कि जो आम जनता को समन जारी किया जाता है वो डरे डरे भागता है न्यायालय के पास, डरे डरे भागता है संस्थाओं के पास कि मेरे माई बाप आप मुझे बचाओ। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो राजनीतिक कार्यपालिका के तौर पर काम करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के अनुसरण करता होते, अगर उनके द्वारा ऐसा किया जाएगा तो आम जनता भी ऐसा करना शुरू कर देगी। तो जो संस्थाएं बनाई गई है, जो कानून के राज्य का कॉन्सेप्ट स्थापित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अपने कार्य किए जाते हैं, वो देखिए कितना सही है, कितना गलत है, कितना सही है और कितना गलत है, इसका तथ्य कौन जांच करेगा? अदालत करेगा, हम और आप नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा। इसे ध्यान रखिएगा। अब यह समन कितना गलत था, कितना सही था, इसका तथ्य की जांच न्यायालय करेगा। पर समन जारी किया जा रहा था तो आप केजरीवाल जी को कम से कम यहाँ पहुँचनी चाहिए थी, इतनी लंबी फेयर लिस्ट में नहीं आना चाहिए था। यही कारण हुआ कि जब न्यायालय में अंतिम रूप से ये लोग गए तो उनको न्यायालय ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया और उनको जांच दे दिया गया 17 मार्च को। ध्यान रखिएगा, 9वां जब समन जारी किया जाता है, अगले घटनाक्रम में हम देखेंगे कि ऐसा घटनाक्रम होता है कि उनको न्यायालय के द्वारा भी छूट नहीं मिलती। इन सारे घटनाक्रम में 3 शब्द आपको याद रखें। समन चर्चा में आता है, वारंट चर्चा में आएगा। तो समन क्या है? तो हम कानूनी भाषा के तौर पर बोले तो यह अदालत की कार्रवाई के दौरान जारी किया जाने वाला कानूनी दस्तावेज है या नोटिस है केवल, जिसमें न्यायिक कार्रवाई के दौरान जब किसी व्यक्ति को अभियुक्त आरोपी को ठहराया जाता है तो उनको समन द्वारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाता है। तो जब कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि कानून के राज्य को जो व्यवस्थित करने के लिए जो हमारे संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास अधिकार है। आप सोच के देखिए कि क्या कोई आम व्यक्ति इस प्रकार से नो समन का उल्लंघन कर सकती थी? इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट है वारंट। क्या है? तो वारंट एक ऐसी अनुमति है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा
जारी किया जाता है। वारंट मिलने के बाद पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कोर्ट में वारंट जारी किया जाता है। किसी के घर में जाकर तलाशी ली जा सकती है करने के लिए, किसी व्यक्ति के घर को जब्त करने के लिए, या पुलिस के द्वारा वारंट की आवश्यकता पड़ती है तो इस संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है। वहीं समन और वारंट में अंतर की बात करें तो समन जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट के मुकदमे के दर्ज किया जाता है उसमें समन जारी किया जाता है, उसको प्रस्तुत होने की बात की जाती है, उसके खिलाफ इस मामले के तहत केस दर्ज किया गया है और उसके तारीख को स्वयं कोर्ट में आना होता है, उससे संबंधित जानकारी उसको मुहैया कराना पड़ता है कोर्ट को। अब वारंट में पुलिस द्वारा गैर संज्ञेय अपराध अर्थात जो गैर जमानती वारंट है में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें आपको है ना व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही आवश्यक होता है, उस स्थिति में वारंट जारी किया जाता है। इसके लिए वो क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है, वारंट जब्त करा सकता है, इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। अनुमति मिलने के बाद पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उस व्यक्ति को संज्ञेय यानी गंभीर अपराध करता है पुलिस उसे बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आपको समझना होगा कि वारंट में कोई गैर संज्ञेय अपराध हो रहा होगा, जो आर्टिकल 22 के संदर्भ में चर्चा आपको वहाँ पर मिलती है। तो इससे संदर्भ को देखिए, समन केवल प्रस्तुत होने की बात कर रहा है कोर्ट के सामने, अपनी बातों को रखने की बात कर रहा, और 9 बार कोर्ट के आदेश को न मानना यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब इसके अतिरिक्त देखिए घटनाक्रम क्या रहा, कैसे चला घटना। जब 17 फरवरी 2024 की बात हो रही, वर्चुअल रूप से ये पेश होते हैं। 5 समन पहले जारी होने के बावजूद भी पेश नहीं हुए थे। 17 फरवरी को कोर्ट ने समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केजरीवाल ने बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी, तो कोर्ट ने उसमें दे दिया। 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर 16 मार्च को, फरवरी के बाद 16 मार्च को बोला गया। अदालत ने जारी किया दूसरा समन 16 मार्च को। इसी तरह से बातें चल रही थी। अब 16 मार्च को ध्यान रखिएगा, केजरीवाल एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष पेश होते हैं और अदालत ने ईडी के समन का सहयोग नहीं करने 9वें समन केजरीवाल के हाई कोर्ट को चुनौती देते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, राहत के मांग ठुकरा देते हैं और 21 मार्च को केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा कठोर कार्रवाई की सुरक्षा की मांग की जाती, पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर देता है कोर्ट। रीजन उसके पीछे 2-3 कारण मैंने आप लोगों को बताया। पहला कारण कि बार बार आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश को क्या कर रहे हैं, आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा मामला था। दूसरा मामला था कि आप वापस ले चुके हैं बिल, तो उसके कारण तो बताने होंगे ना। और कोर्ट ने जो सीबीआई और ईडी ने जो पुख्ता सबूत दिए हैं और उसके लिए वो बार बार कोर्ट में वो अपना तथ्य रख रहा है, तो आप अपने तथ्य भी नहीं रख रहे। इस आधार पर बातें चल रही है, तो हम अंतिम रूप से चीज़ों को देखेंगे जब बात होगी। अब इसके साथ एक मामला आया जिसमें बात हुई कि जेल गए हैं, जेल में रखा गया उनको, उन पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब जो आगे की कार्रवाई हो वो बात देखी जाएगी, पर वर्तमान में यह है कि अभी तक उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री होते हुए, सीएम होते हुए, एक्टिंग सीएम होते हुए, एक्टिव सीएम होते हुए भी वो काम करेंगे कहाँ से, जेल से करेंगे। तो ऐसी पहली घटना आपको देखने को मिल सकती है कि आपको कोई मुख्यमंत्री जेल से काम करेगा। तो यह क्या ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में है? तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गिरफ्तारी होने के उपजे हालात के जुड़े प्रश्न पर भारतीय संविधान स्तर की स्थिति के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दिया। ये हमारे संविधान का एक ड्रॉबैक भी मान सकते हैं आप, कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी कारण से जो एक्टिव सीएम है, एक्टिव पीएम है या एक्टिव कोई एमपी है, अगर वो किसी मामले में गिरफ्तार हो जाता तो क्या नैतिकता के आधार पर उसे त्यागपत्र नहीं देना चाहिए? इसको समझने की आवश्यकता है। पर इसमें हमारा संविधान क्या कहता है, मौन होता है। तो गिरफ्तारी के बाद कोई व्यक्ति जेल के भीतर से सरकार संचालित कर सकता है या नहीं, इसका फैसला आपको अब अदालत करेगी जब वो इसकी मामले की जांच कर रहा है, बातें चल रही। तब पूरा न्यायालय के विवेकाधिकार शक्ति पर आ जाएगा। यह न्यायालय के विवेकाधिकार शक्ति के तहत आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या सीएम जो वर्तमान सीएम केजरीवाल है उनको कार्य करने के लिए अवसर दिए जाएंगे या उनको त्यागपत्र देने के लिए कोर्ट आदेश देगी? इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले टॉपिक पर हम आते हैं। तो चलिए, अगला टॉपिक है चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा ब्यौरा हुआ सार्वजनिक। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
कल है ना सारा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा अपने वेबसाइट पर, आप भी जाकर देख सकते हैं। पार्टियों की खाता संख्या, अंतिम 4 अंक, तारीख, बॉन्ड की विशिष्ट नंबर शामिल किए। सीधे तौर पर बताने के बजाय 2 अलग अलग सेट जारी किए गए। दोनों को पूरा मिलाने के बाद इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया। ध्यान रखिएगा, एक फाइल को बॉन्ड खरीदते जुड़ी जानकारी को जुड़ी, दूसरी फाइल को बॉन्ड भुनाने की जुड़ी जानकारी को दी गई है। अर्थात 2 बॉन्ड दिए, कौन बॉन्ड जारी किया है, किसके द्वारा बॉन्ड खरीदा गया है। बॉन्ड जारी किया गया एसबीआई के द्वारा, तो बॉन्ड खरीदा किसके गया और भुनाया कौन पार्टी है, तो इससे आपको बताया गया। पार्टी कौन भुनाता है इसको बताया गया है, जिसको आपको यहाँ पर बातें हुई है। कुल मिलाकर समझिएगा, अगर हम 3 दलों के शीर्ष 10 दानकर्ताओं की बात करें तो भाजपा को ध्यान रखिएगा जो पैसे मिले हैं वो कौन कौन कंपनी से मिले हैं, तो देखिएगा मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई, वेदांता, भारतीय एयरटेल। इसी तरह से अन्य है बिरला कार्बन्स, टोरंटो पावर्स। इस प्रकार से आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा आपको मिला है मेगा इंजीनियरिंग से। उसी तरह कांग्रेस में हम वेस्टर्न यूपी पावर से 110 करोड़ मिला है, वेदांता से 104 करोड़ मिला है। तो आप देख सकते हैं सभी पार्टियों को जो टॉप 3 में उनको आपको प्राप्त हुआ। फ्यूचर गेमिंग जो ऐप था चर्चा में था, वो आपको ध्यान रखें 542 करोड़ देता है। तो भाजपा ने भुनाए हैं कितने करोड़ रुपया, लगभग 84,051 करोड़ का बॉन्ड भुनाया है। वहीं कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड में 1950 करोड़ रुपया मिला है। सबसे बड़ी खरीदारी लॉटरी किंग कंपनी के द्वारा की गई है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो तथ्य पहले हुआ करता था, पहले आरोप यह लगाया जाता था कि अदानी, अंबानी या इस प्रकार के जो घराने हैं, बड़े बड़े घराने को फ़ायदा दिया जा रहा है, तो उसके आरोप आपको इस बॉन्ड के सार्वजनिक होते ही आपको तथ्य टूटे नज़र आते। जो आरोप लगाए जाते थे वो आरोप आपके अब नहीं रहे। कौन कौन से कंपनियों ने अपने किसी उद्देश्य से पूर्ति के लिए, मैंने कल एक न्यूज़ भी परसों आप लोगों को कवर किया था जिसमें बताया था राजनीतिक दलों के में किस प्रकार के लाभ दिए जाते हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा चंदा देने के स्वरूप, उन सारे तथ्यों की बातें बताई थी। उस तथ्य को आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं, जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उन आंकड़ों को प्रस्तुत कर सके। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। यह संपादकीय बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आने वाले प्रश्नों अपने एग्ज़ाम में प्रश्न के तौर पर देखा जा सकता है, मेंस के प्रश्न में। और कहाँ देखा जा सकता है? यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में देखा जा सकता है। या ध्यान रखिएगा, आपको बीपीएससी की हम बात करें तो बीपीएससी के पेपर 2 में देखा जा सकता है, जहाँ पर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं ना, इसके प्रभाव से प्रश्न पूछा जा सकता है। लगातार हम प्रबंधन की बात करते हैं, आपको वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, निरंतर विकराल हो रहा है भूजल संकट, तो क्यों ऐसा हो रहा है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो भूमि है यह कई लेयरों से बना होता है, आप लोग को मिहिन लेयरों से बना होता है, और एक नीचे जल का धारा स्रोत होता है, जहाँ पर जल अपना स्रोत में वो नीचे बहा करती है, वो संग्रहित रहती है। अगर बारिश का पानी ऊपर से समय अंतराल के साथ आ रहा है और इसका नीचे इन जल स्रोतों तक पहुंच पा रहा है, तो जो मिट्टी का जो जल है वो पुनः भरण होता रहता है। तो जो इसका अन्य स्रोतों से इन जलों को शोषित किया जाए, जैसे बोरवेल किया जाता है या ज़मीन का नमी बनाए रखता है, तो वो समस्या क्रिएट नहीं करता है, यथार्थ भूजल संकट नहीं होता है। आप इसे समझिएगा। पर यह लगातार ऐसी घटना देखने को मिल रही है। हम हरित क्रांति के बाद की बात करें, हरित क्रांति जिसमें फसल उत्पादन तो किया, पर उसने एक समस्या उत्पन्न कर दिया कि जो जल स्रोतों का क्या किए, अति दोहन किए। यह देखते हैं। इसके साथ मानवीय व्यवहार, जैसे आप देखते होंगे आपके घर में नल का पानी अनावश्यक रूप से गिरता है। अगर आपके पास सप्लाई की पानी आती है, उसकी पानी अनावश्यक तौर पर गिरती है। या आपके पास कृषि साधन कर रहे हैं जिसमें पशुपालन भी आता है,
या इस प्रकार से अन्य जो पालन हो रही है जहाँ पर पानी का प्रयोग किया जा रहा है, कृषि में प्रयोग किया जा रहा है, आवश्यकता से अधिक क्या हो रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है। आप देखते हैं, या इसके अतिरिक्त देख सकते हैं, हम कार वॉश करते हैं, बाइक वॉश करते हैं, या किसी प्रकार का ट्रक वॉश कर रहे हैं, तो आप देखते हैं इस प्रकार के वॉश में भी जो आप छोटे छोटे शॉपकीपर देखते हैं जहाँ पर पानी के फुहारे उसमें लगाए जाते हैं, तो आपको लिमिट से ज़्यादा क्या हो रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है। लोग लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जल का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, पर हमारे पास भूजल के तौर पर कितना लाख हेक्टेयर लीटर पानी है? अगर हम बात करें तो 442 लाख हेक्टेयर मीटर पानी हमारे पास है, और दोहन योग्य सकल भूजल का मात्र 396 लाख हेक्टेयर पानी है। तो इस प्रकार से यह जो जल स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा, विशाल मात्रा की विकास बरसाती पानी, भूजल के तौर पर सहेजने वाले परतों यानी एक्विफायर जो होता है, ज़मीन का जो रिस्क जाता है नीचे, उससे पानी प्राकृतिक जल चक्र अभिन्न अंग है, अर्थात प्राकृतिक रूप से उसका पुनः भरण होता है। पर नदियाँ ढाल के सहारे मंद गति से चलकर नदियों को प्राप्त होती हैं, उसके भी क्षेत्र भूजलन को पुनर्जीवित करते हैं। पर गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो अंतिम दिनों आप देखते हैं भंडारण अपने क्षमता पर न्यूनतम स्तर में। अभी हाल ही में कर्नाटक न्यूज में था, जहाँ पर भूजल स्तर क्या हुआ है, गिर गया है। आप देखे होंगे, हम मुंबई की बात करते हैं, बड़े बड़े शहरों के मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करते हैं, अब छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में देखते हैं, पहले हुआ करता था पेयजल, अब घट गया। पहले नल से पानी बनाया जाता है, हैंडपंप जिसे बोलते थे, कुआं से। तो अब क्या, ये सारे स्रोत कम हो रहे हैं और बोरवेल बढ़ रहे हैं। बोरवेल लगाना लोगों की आवश्यकता से ज़्यादा मजबूरी भी हो गई है। इसे समझने के प्रयास कीजिएगा। तो यह क्या हो रहा है, लगातार सभी घरों में हो रहा है। तो यह क्या असीमित पानी का शोषण कर रहा है, यह और भी विकट समस्या उत्पन्न कर रहा है इसके लिए पुनर्भरण में। और हमने क्या किया, हम उसको वर्षा को जल को संचयन करने के लिए कोई बेहतर प्लान हम लोग लेकर नहीं आते हैं। बेहतर अगर कोई घर बनाता है तो पुनः भरण के लिए, जल के पुनः भरण के लिए कोई व्यवस्था बनाता है। सारा वेस्टेज, मान लीजिए गंदा जो पानी, आपको पानी, बारिश का पानी हो रहा है, आपके छत से निकलकर नाले चौराहे में बह के वो बर्बाद हो जाता है। अगर हम यहाँ पर हार्वेस्टिंग करें पानी का, अर्थात हम उसको जल को रोके और वाटर शेडिंग के तहत हम लोग ये सब काम करें, तो क्या होगा, वो जो इस क्षेत्र का मिट्टी का पानी क्षेत्र होगा, वो जल भरण होगा और आसपास के लोग कभी भी जल की कमी नहीं होगी। पर ऐसा कितना लोग करते हैं? अगर हम 100 लोगों की बात करें तो जल बर्बाद करने में 99 लोग उत्तरदायी हैं। पर अगर हम इसी 100 लोगों की बात करें तो 1% लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से जल का पुनः भरण करते हैं, जल का पुनः भरण या पुनः चक्रण करते हैं, जिससे जल स्रोत पुनः बहाल हो सके। यही बात समझिएगा कि धरती क्या हो रही, परतों में घुलनशील रसायन को हटाने के लिए भी काम करती है, जो आपको पुनर्भरण होता है, जल का पुनः संचयन होता है। भूजल का दोहन उसकी प्राकृतिक भूमिका अथवा अविरल प्रवाह को, अवांछित घटकों को सुरक्षित करता है, निष्पादित करता है, ये सब कारक माने जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि हमारे देश में इसके बावजूद भी लोग क्या करते, सजग नहीं होते। अंधाधुंध जल के नकेल कसने की आवश्यकता है। भारत समेत विश्व के 25 देश यानी अंधाधुंध पानी का क्या कर रहे, दोहन कर रहे हैं। कोई नैतिकता नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी प्रकार का। अगर हम कहीं आपके आसपास पड़ोस में जल बह रहा है और उसे हम बोल दें कि भाई पानी बंद कर दो, तो वो अपनी शानो शौकत का ने क्या समझता है, शानो शौकत के विरुद्ध समझता है कि आप कैसे बोल दिए। अर्थात वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सचेत ही नहीं है कि आने वाली पीढ़ी की क्या समस्या होगी। आप हर घर नल जल योजना के तहत देखते होंगे, हर घर के आगे नल लगा दिया गया, पर वो नल में टूटी तक नहीं लगाते हैं लोग, क्योंकि सरकार ही लगाएगी और लगातार वो पानी बह रहा है। तो क्या केवल सरकार दायित्व ले रखी है इन सब चीज़ों के लिए, कि व्यक्ति विशेष के लिए पानी समाप्त हो जाएगा? पानी मान लीजिए आने वाले कुछ वर्षों बाद, कुछ सालों बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद समाप्त हो जाए, तो केवल आप, सरकार प्यासी रहेगी कि व्यक्ति विशेष भी प्यासित रहेगा, आपके बच्चे भी प्यासे रहेंगे? तो आप उसके लिए पूर्ति करते हैं ना। इस चीज़ को समझिएगा, जब नैतिक जिम्मेवारी आप नहीं लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ
कि मौलिक कर्तव्य कब जाहिर होता है? जब आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, तो उसके साथ मौलिक कर्तव्य भी साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि रूस के संविधान में लागू है कि आप है ना, संविधान में लागू है कि वहाँ पर जब आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इसके साथ मौलिक कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। पर भारत में क्या है कि मौलिक अधिकार अलग रूल करता है, अलग रूप से अस्तित्व में रहता है, और मौलिक कर्तव्य अलग रूप से कार्य करता है। मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो वो क्या है, मौलिक अधिकारों की जब बात होती है तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में हम तो कोर्ट चले जाते हैं, न्यायालय तो चले जाते हैं, पर मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन में न्यायालय आपको क्या करते हैं, पनिशमेंट नहीं कर पाती है, या राज्य की एजेंसियां नहीं कर पाती। समस्या यही है कि जब आप रूस के संविधान से कॉन्सेप्ट लिए थे तो आपको उसके मौलिक संदर्भ को समझना था कि इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस रूप से लागू किए गए हैं। पर भारत जैसे विविधता वाले देश में अगर आप केवल इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट से लिए थे तो इसके उद्देश्य को आप नहीं समझ पाइएगा कि राज्य के प्रति जवाबदेही क्या होती है, अर्थात जो आपका राष्ट्र है उसके प्रति आपकी जवाबदेही क्या है। आप इस संदर्भ को समझ ही नहीं पाइएगा। पर हमने तो मौलिक अधिकार के साथ साथ हमने तो पहले ले चुका है अलग राष्ट्र से, पर मौलिक कर्तव्य जब लेते हैं रूस के संविधान से तो इसके तथ्य को समझना भूल जाते हैं। तो यही समस्या होती है हर जगह, हर एक्टिव पर। हम अधिकार के तौर पर जल प्राप्त करना हमारा अधिकार है, और वो भी स्वच्छ जल प्राप्त करना हमारा अधिकार है, उसे बचाने के लिए हम कर्तव्य की बात ही नहीं करते। यही समझ जो होता है, यही समस्या होती है कि अंधाधुंध जल का उपयोग हम और आप जैसे लोग जो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं उसमें अंधाधुंध जल का प्रयोग करते हैं। लोग अब टब में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं, आप देखते होंगे। तो ये सब क्या है, अति जल दोहन का प्रयोग आपको देखने को, कृषि क्षेत्र में देखते होंगे। तो यही देखिए 25 देशों की सूची में भारत 24वें स्थान पर है। पायदान पर ध्यान रखिएगा, बहरीन, साइप्रस, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब, लेबनान, ओमान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, यमन, बोत्सवाना, ईरान, जॉर्डन, चिली, सैन मेरिनो, बेल्जियम, ग्रीस, ट्यूनीशिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इराक, सीरिया। तो ये सारे देश आपको इससे पहले, भारत से पहले, ध्यान रखिएगा। इसके कारण तो पहले से समझ सकते, इन देशों में अंधाधुंध जल का प्रयोग और शासित प्राकृतिक आवास आपको इस प्रकार के हैं कि वहाँ पर जल का कमी आपको देखने को मिलता है। पर भारत की स्थिति तो इतर है ना, भारत में जल की कमी नहीं होती, बरसात की कमी नहीं होती, यहाँ पर सादा नीरा नदी का भी कमी नहीं है, पर यहाँ पर प्रबंधन की कमी जरूर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं 80% जल आपूर्ति हर साल गर्मी में बढ़ने से उपयोग कर रहे हैं। तेजी से जलवायु परिवर्तन इसका बड़ा योगदान है। 2050 तक 1 अरब अतिरिक्त लोग होंगे, जो 1960 के बाद पानी की मांग जो दुगनी हुई है, अधिक हुई है, 2050 तक ये 25% और बढ़ जाएगी। तो और भी बढ़ते मांग के साथ, बढ़ती जनसंख्या के साथ हम जल प्रबंधन कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या, इसे समझने का आवश्यकता आप लोग को। इसके अतिरिक्त भूजल दोहन में भारत आज शीर्ष पर आता है, शीर्ष राज्यों में आता है। अगर भूजल का जो दोहन कर रहे हैं, हम बोरवेल लगा के, बड़े बड़े प्लांट लगा के हम जो भूजल दोहन कर रहे हैं, उसमें भारत शीर्ष स्थान पर आता है। कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा उत्तरी गंगई, अर्थात जो गंगा का क्षेत्र है उसके इलाके तो भूजल के दोहन में देश में दूसरे इलाकों के तुलना में कीर्तिमान बनाए। जो भारत का क्षेत्र है, अन्य जो जल स्रोत है उससे कहीं ज़्यादा दोहन ये क्षेत्र कर रहा है। जो बात होती है यहाँ से यमुना के तट से लेकर या उत्तर भारत जो गंगा का मैदान है, पश्चिम बंगाल तक की बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त इनके इलाके दोहन के दूसरे क्षेत्र तुलना में अधिक भूजल खत्म कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये समस्या तो उत्पन्न होगी ना। दिल्ली पंजाब की बात करें तो जब वहाँ पर हरित क्रांति आया था, आप लोगों को पता है कि हरित क्रांति ने फसल उत्पादन तो बढ़ाया, उसकी उत्पादकता तो बढ़ाए। इसके लिए लोग क्या किए, अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग किए, साथ ही साथ क्या प्रयोग किए, आपको खरपतवार हटाने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किए, खाद का प्रयोग किए बढ़ाने के लिए।
अति दोहन, जल का दोहन किया गया, जल का दोहन किया गया। इससे क्या हुआ कि वहाँ के प्राकृतिक भूमि और जल के बीच जो बॉन्ड था, जल के बीच जो बॉन्ड था वो समाप्त होने लगा। इससे हुआ क्या कि भूमि सीमाग्रस्त कई इलाकों में डार्क जोन बनता गया और ज़मीन के सतह का आकार दिनों में तेज़ी से बदल रहे हैं, ज़मीन तेज़ी से धंस रही है क्योंकि ये भूमि ने अपना मौलिक स्वरूप बदल लिया है। सिलसिला दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया, उत्तर पूर्वी पंजाब से लेकर बंगाल, पश्चिम गुजरात तक यह स्थिति है, क्योंकि यह सब सारे क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली थी। हमने उत्पादन के लिए अति दोहन जल का किया। ये सब जो भूजल स्थिति सबसे गंभीर देखने को मिली, ये सब घटना आपको देखने को मिलती है। तो पंजाब 94% आबादी पीने के लिए भूजल पर निर्भर है, और जबकि पंजाब पूरे देश रोटी का कटोरा बोला जाता है। आज जल प्रदूषणकारी क्षेत्र में कैंसर के मरीज हो रहे, क्योंकि आपने हरित क्रांति के दौरान अति दोहन करने के साथ साथ आपने जल में जहर वाले कौन है खाद डाले थे। आपको याद है यूरिया, एनपीसी, ये क्या अति दोहन के कारण क्या होता है, शरीर खाद्य श्रृंखला में वो शामिल हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको होने लगी, तो ये समस्या उत्पन्न हुई। भूजल के प्रतिकूल स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। लोग आज वहाँ कैंसर से पीड़ित है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, तो आपको देखने को मिलता है ये सब समस्या। पिछले 2 दशक से अच्छे मानसून के अभाव में सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम जो हमारा मानसून बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण हम भूजल पर ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, जिससे गुणवत्ता निरंतर खराब हो रही है। भूजल भारी धातु उसमें शामिल हो गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद हो गए हैं। हरियाणा जैसे क्षेत्र में और भी स्थिति खराब हो गई है। हम भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा प्रभावित हो गया। अति दोहन के कारण 63% उसका क्षेत्र, हरियाणा 137%, ये सब आंकड़े जो दिए जा रहे हैं रेड जोन में शामिल हो गए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ये आंकड़े आपको प्रस्तुत किए। जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जहाँ पर चिंता व्यक्त की जा रही है। भूजल अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी की धुरी खिसक रही है, समुद्री वृद्धि हुई है। अब ध्रुव के कारण आपको 4.3 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष खिसक रहा है। अब ये सब प्रमाण है क्या कि जब हम संतुलन को बिगाड़ते हैं तो क्या होता है, वो प्रभाव मैंने कल आपको एक इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी में बताया था ना। अगर प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ती है तो देश का क्या बढ़ता है, आय बढ़ती है तो देश का आय बढ़ता है, तो क्या परिवर्तन होता है। अगर आप खर्च बढ़ा रहे हैं, खर्च में परिवर्तन ला रहे हैं, अपना 5 गुना 10 गुना परिवर्तन ला रहे हैं, तो सरकार को नीतियाँ कैसे परिवर्तित करनी पड़ती है। अर्थात ए में परिवर्तन हो रहा तो जेड तक परिवर्तन हो रहा है। यही मैं कल आप लोगों को बताया था ना। ऐसे ही है, अगर पृथ्वी के संतुलन में जल एक स्थिति होगी, जल में हम अति दोहन कर रहे हैं तो पृथ्वी की संरचना में दबाव पड़ रहा होगा। तो संरचना के दबाव के कारण पृथ्वी के समुद्री स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते क्या उसका जल शोषण पृथ्वी के भूभागों पर ना होकर कहाँ जा रहा है, वो बह के क्या जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, गर्मी पड़ रही, तो जलवायु परिवर्तन के कारण सारे बर्फ जो है दोनों ध्रुवों पर वो पिघल रहा है, जिससे जल की मात्रा बढ़ रही है, जिसके आधार पर दबाव जल के क्षेत्र पर बढ़ रहा है। इससे वहाँ के चलते पृथ्वी का घूर्णन 4.36 सेंटीमीटर के दर से प्रतिवर्ष खिसक रही है, अर्थात अपनी स्थिति बदल रही है। तो यह कारण क्या होगा, और भी स्थिति बदतर करेगा, जलवायु दृष्टि से जलवायु परिवर्तन को और प्रभावित करेगा। ये सब कारण सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। भूजल को कुछ देश प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसी के संदर्भ में, कुछ सकारात्मक बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा भूजल करने के लिए आपको बहुत सी योजनाएं लाई गई है। तो मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को कराया है, याद करिएगा आप लोग। तो उस लिस्ट का नाम बताइएगा, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए। विश्व में बहुत से प्रोग्राम चलाए गए, तो आप उसको लिस्ट में बताइएगा, लिस्ट में कि कौन कौन से विश्व के स्तर पर प्रोग्राम चलाए गए, भारत के स्तर पर कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, जिससे भूजल का स्तर बढ़े। क्लियर है? तो आप इसको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए कि जयशंकर जी बोल रहे हैं कि हैती में से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू की गई है। अब है कि सबसे पहले तो हैती देख लीजिए कहाँ, यह कैरेबियन एक देश है, जहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा नीचे साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर यूएस है, और जो कैरेबियन देश है
उसके सी के आसपास के जो कंट्री हैं, आपको अटलांटिक ओशियन इसके आपको उत्तर में है, दक्षिण में आपको कैरिबियन सी है, पूर्व में आपको जो अटलांटिक ओशन है, ध्यान रखिएगा इसका। अब है मेक्सिको के साड़ी खाड़ी का आपको आता है, गल्फ की मेक्सिको आता है। ये सब आपको की भौगोलिक संरचना पूछ सकता है, क्लियर है। अब है पनामा चैनल इसके पास है, इसका आपको पूछ सकता है पनामा चैनल किसके है, अगर प्रश्न पूछना हो तो। अगर हम इसके वर्तमान स्वरूप में आए तो भारत ने हेती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। सरकार ने कहा कि अपने देश के नागरिक सुरक्षित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। यह कदम भारत उस बयान के कुछ दिनों के बाद उठाया जिसमें कहा गया वह हेती में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मद्देनजर 90 नागरिक को निकालने का विचार कर रही है। जो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया, आज 12 भारतीयों को वापस निकाल लाया जाएगा। करने के लिए डोमिनिकन गणराज्य जो है, डोमिनिकन गणराज्य वो मदद कर रही है, पोस्ट कर रही है। ये सब आपको ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो में स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से ये निगरानी रखी जा रही है। जो हेती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी का इस्तीफा देने के बाद यह स्थिति और भी कानून व्यवस्था को लेकर हो गई, क्योंकि वहाँ पर आंतरिक विद्रोह कुछ चल रहा है, जिसके कारण ये सब स्थिति हुई है। अब इसके अतिरिक्त भारत जब भी इसकी चर्चा होगी तो एक कोटेशन आप लोग को याद रखना, 2017 में हमारी जो दिवंगत जो सुषमा स्वराज जी हैं, उनके द्वारा एक बात बोली गई थी। भारतीय विदेश मंत्री थी जो उस समय, उन्होंने कहा कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे हैं तो वहाँ से भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगी। और इस कथन को भारतीय दूतावास ने, भारत सरकार ने बार बार क्या किया, सिद्ध भी किया है। ऐसा नहीं कि यह हवा में बात की गई थी, इसे सिद्ध भी किया गया। कैसे? तो ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण अभियान को। जैसे आप ध्यान रखिएगा ऑपरेशन कुवैत, जो 1910 दशक में खाड़ी युद्ध के समय किया गया था। बड़े पैमाने पर भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। ऑपरेशन सुकून की हम बात करें, 2006 में लेबनानी उग्रवाद के स्वरूप लाए, जो वहाँ पर लेबनानी उग्रवाद के द्वारा किया गया था हमला, उसके इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध हुआ था, छिड़ गया था। तो भारतीय नौसेना ऑपरेशन सुकून चलाए थे, जिससे अपने भारतीयों को वापस, अपने नागरिकों को वापस लाई थी। ऑपरेशन सेफ हेप कपिंग की बात करें, होम कमिंग की बात करें, सेफ होम कमिंग, वर्ष 2011 में लिबिया जो सरकार ने भारतीय को निकालने का ऑपरेशन सेफ होम कमिंग किया था। और इसके तत्कालीन तनाज़ा मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ जो गृह युद्ध छिड़े थे, उस दौरान यह किया गया था। ऑपरेशन राहत की हम बात करें, 2015 में यमन में यह इस घटना घटी थी जहाँ हुती विद्रोहियों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हुती बात होती है और हेती बात होती है। हेती एक देश है और हुती आपको, मैंने आप लोग लाल सागर के पास जो हमलावर हैं उसकी बात ही, अमन के आसपास के विद्रोही होते हैं जो आपको इसके बीच में घटनाक्रम देखने को मिले, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हुती एक देश के तौर पर आपको कैरिबियन देश है और हुती आपको कहाँ पर है, अमन के आसपास के देशों में रहता है, क्लियर है। अब उसके बीच हुआ था घटना, तो उसके समय ऑपरेशन राहत चलाया गया था। फिर उसके बाद ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल लाया गया था, जो अफगानिस्तान के मामले में हुआ था। अब ऑपरेशन गंगा लाया गया। ऑपरेशन गंगा फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान यह ऑपरेशन कराया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसे आप लोग को याद रखना है, जिसमें भारतीयों को क्या किया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था। एयरलिफ्ट किया गया था अर्थात भारत को दूसरे देश से, अपने भारत के नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक थे उसको दूसरे देश से अपने देश में लाने की प्रक्रिया की गई थी, जो भारतीय विदेशी मंत्रालय के कर्तव्यों को जाहिर करता है। लास्ट न्यूज़ हम देखेंगे तो यहाँ पर बात हो रही, अमेरिका ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। यह भारत अभिन्न अंग है, ध्यान रखिएगा, अभिन्न अंग है। कैसे अभिन्न अंग है, ये बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, चर्चा करते हैं। यह जो क्षेत्र है आप देखते होंगे अभिन्न अंग है भारत का। इधर भी बातें होती है अभिन्न अंग है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी यह जो क्षेत्र पहले हुआ करता था, तिब्बत, आज़ादी से पहले, ध्यान रखिएगा, भारत का, आपको भारत के जो कंट्रोल वेज में जब तिब्बत का चीन पर अधिग्रहण होता है, उससे पहले भारत तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ था। पर जैसे ही तिब्बत का चीन अधिग्रहण करता है, अब कारक उसके अलग अलग हैं, ठीक है ना, पर उसके साथ ही विवाद, चीन के विवाद खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो भूमि क्षेत्रों पर आता है, अक्साई चीन पर हमला करता है और वो लेता है। साथ ही साथ ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है, पर भारत सरकार इसे क्या करती है,
बार बार बोलती है, इसका विरोध करती है, नक्शा जारी करता है चीन, पर इसमें अमेरिकी एंट्री बार बार हो देखने को मिल रहा है। इसका कारण समझिएगा, जब हिंद प्रशांत महासागर में राजनीतिक संतुलन की बात होगी ना, तो भारत उसमें आपको दिखेगा, हर जगह दिखेगा। हम क्वाड के स्तर पर बात करें या हिंद प्रशांत महासागर, लिटरल जो प्रशांत एशिया प्रशांत महासागर का जो ग्रुप है उसकी बात करें, या हम भारत में हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, इन सारे संदर्भों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका की बात होती है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था कि चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का प्रतिरोध करने के लिए भारत ने क्या किया, साउथ एशिया के साथ जुड़ने का प्रयास किया है, उससे यूरोप से जुड़ने का प्रयास किया, उसके साथ अफ्रीका से जुड़ने का प्रयास किया है। तो उसने क्या किया, एक विकल्प के तौर पर भारत ने विकल्प के तौर पर अनेक रास्ते निकाले हैं, जिससे भारत आने वाले समय में इस क्षेत्र में अपनी मजबूती बना सके। और क्वाड के संदर्भ में अमेरिका ने भारत को प्रमुख महत्ता के तौर पर इस क्षेत्र में देखा है। रीजन उसके पीछे अमेरिका का दबाव इसलिए है कि वह बढ़ती जनसंख्या भारत की है, तो उससे दो लाभ ले सके, एक तो एक बाजार के तौर पर और अपने एक निवेश के तौर पर। आप देखते होंगे अमेरिकी रिश्ते बदले हैं भारत के संदर्भ में। पहले व्यापार हमारा कम हुआ करता था, व्यापार हमारा बढ़ रहा है, तो इससे 2-3 लाभ होंगे, जिसमें अमेरिका हमें चीन के मामले में सपोर्ट कर रहा है, और चीन अमेरिका का प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता है। तो शक्ति संतुलन के लिए जब भी बात होगी, अमेरिका चीन का विरोध करने से पहले भारत का सपोर्ट जरूर करेगा। इसे ध्यान रखिएगा, भारत का। इसे आप लोगों को इस ट्रायंगल को समझना होगा। इस ट्रायंगल को आप लोग समझिएगा कि जब भी शक्ति संतुलन की बात होगी ना अमेरिका और चीन के बीच, अगर इसको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, अमेरिका, चीन और इंडिया, और इन तीनों के बीच ध्यान रखिएगा एक ट्रायंगल काम करेगा। कब काम करेगा? शक्ति संतुलन की जब बात होगी, तो अमेरिका हमेशा इंडिया के साथ खड़ा दिखेगा आपको इस मुद्दे पर। अन्य मुद्दों पर शायद अमेरिका भारत के साथ खड़ा ना हो, ठीक है ना, पर जब भी चीन के शक्ति संतुलन की बात अमेरिका करना चाहेगा, तो वो भारत के साथ खड़ा नजर आएगा आपको। यही टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। इस संदर्भ में वो हर मुद्दे पर भारत के साथ रहेगा, वो क्या है, चीन का मुद्दा या सीमा विवाद को लेकर दिखे, या हिंद प्रशांत महासागर में उसकी प्रभुत्ता को लेकर दिखे, या दक्षिणी पूर्व सागर में दक्षिणी चीन सागर को लेकर भारत का जो बयान है उसके साथ अमेरिका का बयान है समान दिखेगा, या यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, वो कारण क्यों है कि इसको प्रतिसंतुलित किया जाए। यही सब मूल कारण देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सारे न्यूज एनालिसिस जो कराए गए आपके लिए लाभदायक होंगे। और कल से होली छुट्टी है, ठीक है ना, होली का छुट्टी है, कल से होली छुट्टी मनाइए आप लोग कल से। और नेक्स्ट सूचना तक 1 वीक का होली छुट्टी मिलेगा, क्योंकि मैं भी घर जा रहा हूँ, जो मेरे स्टाफ है वो लोग भी घर जाएंगे। तो हम फिर से मिलेंगे न्यूज एनालिसिस के साथ। पर आप लोगों का टेस्ट जो है शेड्यूल किया गया था, वो टेस्ट जरूर होगा। उसके नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को जस्ट दे दूंगा कुछ दिनों में। आप लोग तैयारी कीजिएगा पीटी टेस्ट के लिए। और होली के आने के बाद आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वो टेस्ट ऐसे लिया जाएगा, आपको पहले टॉपिक दिया जाएगा, एक लिस्ट बना के दे दिया जाएगा। उसकी पहले मैं क्लास लूँगा, कुछ शॉर्ट क्लास लूँगा, ऐसा नहीं कि लंबा क्लास लूँगा। शॉर्ट क्लास इंट्रो आपको करवा दूँगा टॉपिक से संबंधित, और उसका नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। एक सीरीज में चलाऊँगा आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, जिसमें पहले टॉपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दिया जाएगा। उसके बाद उसी से क्लास से टेस्ट लिया जाएगा, और उसका आंसर आप लोग लिख के भेजिएगा ग्रुप में, और उसको रिव्यू में स्वयं के स्तर पर करूँगा, ठीक है ना। इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लीजिएगा भाग। उसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो आप लोग को मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी क्लासेज इंपॉर्टेंट क्लासेज बच गई है, आपको उसकी कवर करा दी जाएगी मई लास्ट तक आपको कवर करा दी जाएगी। कुछ क्लासेस बचे हुए हैं, उससे पहले जितने भी मेंटरशिप क्लास वाले टेस्ट हैं, आप लोग ग्रुप में जाइएगा, UPTIS के ग्रुप ऐप पर अपने अपने मेंटरशिप, जैसे यूपीएससी मेंटरशिप वाला ग्रुप होगा, बीपीएससी कैंडिडेट के लिए बीपीएससी, यूपी PCS के यूपी PCS वाला,
उसमें सभी क्लासेस जो हो चुके हैं उसके टेस्ट के क्वेश्चन डाले हुए हैं। अपने चैट बॉक्स में जाइएगा, उस 1 टेस्ट से लेकर टेस्ट 21 तक, ठीक है ना, टेस्ट 21 तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर फिर से लिख के भेज दीजिएगा। आंसर राइटिंग उसको कॉपी में चेक करके होली के बाद आप लोगों को कवर कर दूंगा, ताकि रिव्यू हो जाए और फिर जब होली के बाद सारी क्लासेस कराई जाए तो आप एक्टिव मोड में आ जाए। क्लियर है? पहले भी आप लोग लिख चुके हैं, जो लोग लिखे हैं उसकी बात हो रही है, जो नहीं लिखे उनकी भी बात हो रही है। दोनों लोग लिख के भेजेंगे, ऐसा नहीं कि जो लिख चुके हैं तो फिर से नहीं लिखना है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने बार प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए फिर से कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी होली। अच्छे से होली खेलिएगा और रंग अच्छे से लगाइएगा, ठीक है ना, और सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से एंजॉय कीजिए, अपने जीवन को अच्छे तरीके से नए रंग भरिए, लोग साथ खुशियाँ बांटिए, ये सब काम कीजिए और इस बार पक्का सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय